नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कवि दुष्यंत कुमार की गज़ल। उससे पहले हम कविश्री का जीवन परिचय जान लेते हैं। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत, ये इनका काव्य संग्रह है। एक कंठ विषपाई इनका गीति नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये इनके उपन्यास है। मृत्यु होती है इनकी सन 1975 में। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए यानी रोजगार के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्प आयु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे से जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। यानी कि कम अवस्था में ही, कम उम्र में ही इन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। गज़ल जो है वो उर्दू साहित्य की विधा है, किंतु उसे हिंदी में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है दुष्यंत कुमार जी को। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में यानी कि सभा सम्मेलनों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता में से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विषपाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। आइए अब हम बात करते हैं इस गज़ल के विषय में जो हमारे पाठ्यक्रम में दी है। यहाँ दुष्यंत कुमार की ये जो गज़ल दी गई है वह उनकी गज़ल संग्रह साये में धूप से ली गई है। गज़ल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता, कविताओं का शीर्षक होता है, कहानियों का, निबंधों का, रेखाचित्र का, अन्य जो विधाएं होती है साहित्यिक उनका शीर्षक होता है, किंतु गज़ल का कोई शीर्षक नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका प्रत्येक जो शेर होता है वो मुकम्मल होता, अपने आप में स्वतंत्र होता है, पूर्ण होता है, किंतु फिर भी उसकी कुछ बातें ऐसी है जो उसको एक रचना का रूप प्रदान करती है। तो देखें वो क्या है। गज़ल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता, अतः यहाँ भी उसे शीर्षक न देकर केवल गज़ल कह दिया गया है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार बोले तो आवश्यकता नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। एक रचना की शक्ल देती है यानी कि एक रचना का रूप बनाती है। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह, यानी कि तुकबंदी जो होती है पंक्तियों के अंत में वह तुकबंदी पूरी गज़ल को एक रचना का रूप देती है। और दूसरी बात उसके जो केंद्रीय भाव होता है गज़ल का, पूरी गज़ल का जो केंद्रीय भाव होता है वो एक होता है और इसी वजह से जो अंतर वस्तु है उसके आधार पर भी गज़ल जो है वो एक रचना का रूप निर्धारित कर देती है। इस गज़ल में पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। इस गज़ल में राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने, उसे ठुकराने, उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव है। विकल्प यानी कि अन्य विकल्प, यानी कि कुछ और व्यवस्था की तलाश करने की मान्यता देने का भाव यहाँ इसका प्रमुख बिंदु है गज़ल का। कवि राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर व्यंग्य करता है कि वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वायदा करते हैं। चिराग यानी खुशियाँ, सुख सुविधाएँ,
परंतु यहाँ तो पूरे शहर में भी एक चिराग नहीं, यानी कि पूरे शहर के लिए भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया जा रहा। कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है। देखो, विरोधाभास की बात की जा रही है, पेड़ों के साए में भी धूप लगना। कहने का आशय ये है, पेड़ यहाँ आश्रयदाताओं के प्रतीक है, संस्थाओं के प्रतीक है, जिन्हें जन कल्याणकारी संस्थाओं का नाम दिया जाता है। तो अर्थात आश्रयदाताओं के यहाँ भी कष्ट मिलते हैं, अतः वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना ठीक समझता है। पलायनवाद की स्थिति बन जाती है, यानी उन्हें छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाना ही उसे फिर उचित लगने लग जाता है। वह उन लोगों की ज़िंदगी के सफ़र को आसान बताता है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार जीना जानते हैं, उनके जीवन का सफ़र आसान हो जाता है। ऐसा भी कवि इस गज़ल के माध्यम से बताते हैं। मनुष्य को खुदा न मिले तो कोई बात नहीं, खुदा अर्थात ईश्वर, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही, हसीन सपना, हसीन यानी सुंदर, आकर्षक सपना तो देखने को मिलता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कवि आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है, आवाज़ के प्रभाव को देखने के लिए बेचैन है। शासक लोग जो होते हैं वो शायर की आवाज़ को दबाने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। शायर यानी कवि जब भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाने का प्रयास करता है तो शासक क्या करते हैं, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी सत्ता को चुनौती देता है। कौन? शायर। कौन? कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में जीना चाहता है। तो देखें, कुछ ऐसा ही भाव लिए हमारे सामने प्रस्तुत है दुष्यंत कुमार की गज़ल साए में धूप, संग्रह से ली गई है। तो देखें, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, पाँव यहाँ लिखें आप, पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वो मुत्तमईन है यानी कि आश्वस्त है। वो मुत्तमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो देखें, यहाँ जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद भारत का एक बहुत कड़वा सत्य इस गज़ल के माध्यम से कवि ने हम पाठकों के समक्ष ला खड़ा किया है। और वो ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद नेताओं ने कैसे सुनहरे सपने दिखाए थे आम जनता को, किस प्रकार नेताओं ने लुभावने वादे किए थे कि क्या क्या आप लोगों के लिए किया जाएगा, कैसी कैसी सुख सुविधाएं आपके जीवन में भर दी जाएगी, आपके घरों को खुशियों से सुख सुविधाओं से भर दिया जाएगा। किंतु ऐसे झूठे वादों और ऐसी झूठी घोषणाओं और भ्रष्ट शासन पर कवि ने करारा व्यंग्य किया है। यानी कि ऐसे भ्रष्ट परिवेश में ऐसी झूठी घोषणाओं के माध्यम से आम व्यक्ति को घोर निराशा हो गई है। किस प्रकार आम जनता का जन कल्याणकारी योजनाओं और संस्थाओं के माध्यम से, उनके नाम से लोगों का भला करने के नाम पर किस प्रकार आम जनता का शोषण होता है, आम जनता किस प्रकार के अन्याय और अत्याचार के तले पिसती है, उस पर उसका जो शोषण किया जाता है, उसके कारण आम जनता में जो पलायनवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यानी कि अपने घर को छोड़कर, इस व्यवस्था को छोड़ करके कोई अन्य विकल्प तलाशने के लिए जब जनता विवश हो उठती है, तब ऐसी स्थिति का वर्णन
लेकिन कवि दुष्यंत कुमार ने यहाँ इस गज़ल के माध्यम से करने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर गज़ल है। राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, इन सब पर कवि ने करारा व्यंग्य किया है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं अब हम। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय नेताओं ने आम जनता के लिए कई घोषणाएं की थी। क्या घोषणाएं की थी? कि प्रत्येक घर को सुख सुविधाओं से भर दिया जाएगा, प्रत्येक घर को सुख सुविधाओं से भर दिया जाएगा। किंतु यहाँ देखो, नेताओं की ये घोषणाएं क्या है? महज कागजी, केवल कागज़ों तक ही सीमित रह गई है ये घोषणाएं। तो कवि ने यहाँ नेताओं की झूठी घोषणाओं और भ्रष्ट शासन पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कि कहाँ तो नेताओं ने प्रत्येक घर को सुख सुविधाओं से भर देने की घोषणाएं की थी, लुभावने वादे किए थे, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और कहाँ देखो, स्थिति ये है कि पूरे शहर भर के लिए कोई एक श्रेष्ठ कार्य नहीं हुआ जिससे शहर भर को सुख सुविधा मिल सके। मयस्सर का मतलब होता है उपलब्ध होना, मिल पाना, नसीब में होना। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। देखो क्या कहते हैं कवि, देखो कितनी विडंबना को उजागर किया है कवि ने, किस यथार्थ को उजागर किया है हमारे सामने, कैसी परिस्थिति है आम जनता की। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, दरख्त यानी वृक्ष, पेड़। देखो आप पेड़ के साए में खड़े हो फिर भी आपको धूप लगे। यहाँ पर जो दरख्त शब्द है वो दरख्त शब्द जो जन कल्याणकारी संस्थाएं हैं उनकी प्रतीक है। चराग और दरख्त शब्द जो है वो सुख सुविधा और आशा के प्रतीक है। चराग सुख सुविधाओं के लिए, और दरख्त जन कल्याणकारी संस्थाएं। कहने का आशय ये है कि चराग और दरख्त सुख सुविधा और आशा की प्रतीक है। यानी कि जो देश में जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को कवि ने यहाँ दरख्त की संज्ञा दी है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। साए में धूप लगना, विरोधाभास। साए में धूप लगना यानी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ पे साए में है लेकिन फिर भी धूप लग रही है। कहने का आशय ये है कि जो संस्थाएं लोगों के हित के लिए, उनके भले के लिए जो संस्थाएं बनाई गई है, वे ही संस्थाएं क्या करती है? आम जनता का शोषण करती है। यानी कि जो संस्थाएं आम जनता के कल्याण के लिए, उसके भले के लिए, उसके सहयोग के लिए, उनके हित के लिए जिन संस्थाओं का निर्माण किया गया है, वे ही संस्थाएं क्या बन गई है? धूप लगती है, यानी कि कष्ट देती है, यानी कि शोषण करती है आम जनता का। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यानी कि ये जो हमारी राजसी व्यवस्था है, हमारा जो प्रशासन है, आम जनता के हित के नाम पर बनाया गया जो प्रशासन है, वह आम जनता का शोषण करता है, वह आम जनता के हितों पर चोट करता है। तो ऐसे में यहाँ कष्ट हो रहा है आम जनता को, उनका जी पाना मुश्किल हो रहा है। तो चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, ऐसा देख करके, यानी कि इन संस्थाओं के द्वारा जब आम जनता का शोषण होता है तब आम जनता इन व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन जीना चाहती है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, यानी कि फिर ऐसी व्यवस्था छोड़ करके, ऐसे भ्रष्टाचार से युक्त व्यवस्था को छोड़ करके और
पलायनवाद की भावना उत्पन्न होती है कि यहाँ से चलो, इन व्यवस्थाओं से दूर जा कर के कहीं अपना जीवन बिताएं। आई बात समझ में? तो देखें, अब यहाँ से आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक यहाँ से हमने जो पढ़ी है, दो शेर जो हमने पढ़े हैं, इनसे जो प्रश्न बनते हैं उनकी हम बात करते हैं। बिल्कुल आप अपनी कॉपी में करेंगे। आज़ादी के बाद क्या तय हुआ था? तो देखो, आज़ादी के बाद नेताओं ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि हर घर में सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी। और आज की स्थिति के विषय में कवि क्या बताना चाहता है? आज की स्थिति कैसी? देखो, आज की स्थिति बहुत निराशाजनक है। प्रत्येक घर की बात छोड़े, पूरे शहर में भी कई जन सुविधाएं नहीं है। लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। कवि के पलायनवादी बनने का कारण बताइए। देखो, पलायनवाद का क्या मतलब होता है कि व्यवस्था को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाना, जहाँ आप रह रहे हैं उसको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर जाना। तो देखो, पलायनवादी होने का क्या कारण है? कवि कहता है कि प्रशासन की अनेक संस्थाएं लोगों का कल्याण करने की बजाय उनका शोषण कर रही है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस कारण वह इस भ्रष्ट तंत्र से दूर जाना चाहता है। कवि ने नेताओं की झूठी घोषणाओं और भ्रष्ट शासन पर करारा व्यंग्य किया है। झूठी घोषणाओं। अब देखो, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? कवि ने किस व्यवस्था पर कटाक्ष किया है? इसका जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि ने नेताओं की झूठी घोषणाओं और भ्रष्ट शासन पर करारा व्यंग्य किया है। झूठी घोषणाओं और भ्रष्टाचार के कारण आम व्यक्ति में घोर निराशा फैली हुई है, यानी कि वो व्यवस्था को छोड़ करके कहीं और जा कर के अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो देखें, आप यहाँ ये जो 2 शेर हमने पढ़े हैं, इनसे जो ये 4 प्रश्न बने हैं, बिल्कुल ये चारों प्रश्न आज की डेट में इस वीडियो से आप अपनी कॉपी में ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।